बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उस पर हम कुछ उदाहरण देख रहे थे। ठीक है, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं प्रिज्म से ये कैसे किया जाता है। मतलब प्रिज्म के जरिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है और इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे ये समतल पर अपवर्तन कैसे होता है, समांतर हो गया या असमांतर तल हुआ उस पर अपवर्तन का कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए पहला शुरू करते हैं। आपका प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहला है आपका टॉपिक प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, तो इसमें तीन तरीके होते हैं। मतलब आप उसी प्रिज्म को तीन अलग अलग तरीके से रखकर परावर्तन करा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपका 90 डिग्री के कोण पर परावर्तन। ठीक है, परावर्तन। पहली बात कि प्रिज्म होता कैसा है, तो देखिए प्रिज्म एक त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार क्या किसी भी आकार का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुजाकार। जैसे समतल हो और दो भुजाएं आकर आपस में मिल जाए, जैसे कुछ इस तरह से, जैसे असमांतर हो लेकिन दोनों भुजाएं आकर कहीं ना कहीं मिल जाए, तो ये बीच में जो ये कोण बनेगा, ये आपका ये वाला जो कोण बनेगा, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई एक कोण जरूर बनना चाहिए, तो आपका प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोगों को आपको सिर्फ त्रिभुज वाला जो प्रिज्म बनता है उसी के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो हम बना रहे 90 डिग्री का परावर्तन, ये आपका समकोण प्रिज्म का होगा। ठीक है, समकोण प्रिज्म होगा, साथ में समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर, द्विबाहु प्रिज्म होगा। ठीक है, समकोण समद्विबाहु प्रिज्म। तो देखिए कैसे बनेगा आपका, ये आपका हो जाएगा समकोण। ठीक, ये आपका हो गया 90 डिग्री, समकोण हो गया। तो ये कितने बचेंगे, समद्विबाहु मतलब कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये इसकी भुजा बराबर होगी दोनों आपस में। तो कितने के बन जाएंगे, 45 के। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि कैसे समकोण पर ही परावर्तन होगा। पहली बात ये प्रिज्म जो है ना, जो समकोण समद्विबाहु प्रिज्म बना किसका है, तो ये आपका बना होता है क्राउन कांच होता है, क्राउन कांच। ठीक है, एक क्राउन कांच होता है, दूसरा फ्लिंट कांच होता है, फ्लिंट कांच। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक जो होता है वो फ्लिंट कांच से थोड़ा ज्यादा होता है क्राउन कांच में, लेकिन इसमें जो थीटा सी होता है, मतलब आपका क्रांतिक कोण है, इसके लिए इस अपवर्तन के लिए, परावर्तन के लिए पूर्ण आंतरिक, जिसमें होता है 42 डिग्री आपका। इसका नहीं है, सिर्फ इसी का बनाया जाता है ज्यादातर, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक है, तो मेनली आपका क्राउन कांच का इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसमें कैसे पूर्ण आंतरिक ये आपका 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी प्रकाश की किरण है, ये यहाँ से आएगी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपतित किरण। आपतित किरण, उसके बाद जब अंदर ये प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए अंदर प्रवेश करेगा, तो अंदर जब प्रवेश करेगा तो थोड़ा सा तो ये झुकाव तो होगा इसका कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो ये झुकाव होगा, तो लेकिन हमें क्या देखना है, हमें सघन माध्यम से देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आ रही प्रकाश की किरण, इसको चाहे तो हम हटा सकते थे, लेकिन हम हटा नहीं रहे, क्योंकि दिखा रहे हैं आपको यहाँ से गया, उसके बाद इसका डायरेक्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रकाश किरण को इधर बेंड करके आगे ले गए। ठीक है, हम यहाँ पे बेंड नहीं करते। ठीक है, हम डायरेक्ट सिर्फ इसको ऐसे दिखाते हैं, हालांकि ये बेंड होगा लेकिन बहुत ही हल्का होगा। उसका रीजन हम जब प्रिज्म पढ़ाएंगे उस कंडीशन में आपको दिखाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आप एक समकोण अभिलंब बनाइए, ये आपका हो जाएगा अभिलंब, ये अभिलंब हो गया। अब देखिए 42 डिग्री और ये 45 डिग्री है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, जब ये वाला कोण आपका आई क्रांतिक कोण के मान से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये कितने का बनेगा,
देखिए ये आपका आता है उस समय 45 डिग्री पर। देखिए होता क्या है, क्रांतिक कोण आपको कितने के लिए चाहिए, 42 डिग्री। तो क्या होगा, ये यहीं से आपका टकरा जाएगा, ये यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से टकराएगा और ये कितना हो जाएगा, जब ये आर आए तो आई बराबर आर होता है, ये आई हो गया तो ये आर हो गया, मतलब ये भी कितना होगा 45 डिग्री। और फिर ये क्या हो जाएगा, सीधे निकल जाएगा, यहाँ पर कहलाएगा निर्गत किरण, निर्गत किरण, ठीक। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्या बना आपका, इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये आपका पहला इस तरह से हुआ, ठीक है। तो मतलब प्रकाश की किरण आएगा और जो यहाँ पर अपवर्तित होकर बाहर निकलने वाली बात है, तो बाहर नहीं निकलेगा बल्कि यहीं से अपना एंगल मोड़ेगा और ये सीधे अगले से निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा इसी में है आपका 180 डिग्री पर मोड़ना, 180 डिग्री पर परावर्तन, 180 डिग्री पर आपका परावर्तन हो जाएगा। अब देखिए 180 डिग्री कैसे होगा, तो ये जो प्रिज्म है इसी प्रिज्म को हमको बदलना पड़ेगा। देखिए कैसे बदल सकते हैं इसको, देखिए ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रिज्म में देखिए बदलाव कर दिया हमने थोड़ा सा, प्रिज्म वही है, हम मतलब प्रकाश जिस डायरेक्शन से डालेंगे उस डायरेक्शन की तरफ हमने कर दिया इसको। देखिए क्या होगा, प्रकाश की किरण इधर की तरफ आएगी, यहाँ से आने के बाद क्या होगा, ये इस पर टकराएगी, ठीक है, और टकराएगी फिर वही नियम लागू होगा। जैसे इसमें इसका क्या है 42 डिग्री है, लेकिन ये तो है कितने 45 पर है, तो क्या होगा ये वापस से यहाँ मुड़ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी अभिलंब होगा, फिर 42 की केस की वजह से क्रांतिक कोण 42 और ये 45 होने की वजह से क्या करेगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा और फिर क्या होगा इसी के सीधे में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रकाश किरण क्या हो, एक तरफ से प्रिज्म के अंदर गई, दूसरी तरफ परावर्तित ये टकराएगी, लेकिन अपवर्तन नहीं होगा इसका, बल्कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये आपका निर्गत हो जाएगा, निर्गत किरण। और देखिए एक बार 90 डिग्री यहाँ पर बना, दूसरी बार 90 डिग्री यहाँ पर बना, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 90 प्लस 90 बराबर 180 है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में था उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, चला गया। जैसे कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, तो दोनों तरफ टकराएंगे, यहाँ जो कोण बनेगा कितने का बनेगा 180 तो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें देखिए एक होता है जो 90 अंश का कोण बनता है, ये आपका दर्पण में भी बनता है, दर्पण में, दर्पण की सहायता से भी 90 अंश का बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि जो दर्पण से 90 डिग्री का परावर्तन होता है उसमें जो तीव्रता होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर मौजूद है कांच वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसकी तीव्रता को थोड़ा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन इसमें पूर्ण आंतरिक मतलब पूरी तरह से क्या करेगा, परावर्तित कर देता है आपका। उसकी वजह से इसकी जो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर इससे प्रतिबिंब कोई बनाया जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब होगा या अपवर्तित किरण से जो भी बनेगा वो क्या होगा, ज्यादा चमकीला होगा, ज्यादा चमकीला होगा, ज्यादा चमकीला, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रकाश की किरण की तीव्रता जितनी अधिक होगी वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, चमकीला बनेगा, ठीक है। एक अगला देखते हैं, 2 हो गए, दूसरे के बाद लास्ट है तीसरा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब है तो उसको क्या करेगा, वो सीधा बना देगा, सीधा। तो उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है। अब सीधा कैसे करेगा, तो यही सेम रहेगा, बस इसे क्या करना पड़ेगा, उलट देना होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा,
देखिए 3 कंडीशन बन सकते थे, 3 या 4 भी बन सकते थे, लेकिन मेन 3 से ही काम हो जाएगा। 4 बनेगा तो वापस यही सब रिपीट होने लगेगा। ठीक है, वैसे बनने का तो अगर 3 ये है तो 3 दूना 6 बनना चाहिए। लेकिन क्या होगा फिर, ये जैसे ये निर्गत है तो अब यहाँ से डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर निर्गत हो जाएगा, तो ये आपतित किरण निर्गत में और निर्गत आपतित में बदल जाएगा। उसी तरह इसमें होगा, इसी तरह इसमें होगा, तो मेन 3 ही केस बनेगा। अब देखिए इसमें कैसे 90 अंश हो जाएगा कन्वर्ट। देखिए जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। अब हमें प्रतिबिंब कोई बनाना है, तो कोई वस्तु यहाँ पर होगी, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है इस तरह से, ये उल्टी अवस्था में। ठीक है, कोई भी वस्तु मान लीजिए ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है और हमको इधर दिखाना है कि ये सीधा बनेगा। तो देखिए हम बनाते हैं इसको, यहाँ से भी जाएगा प्रकाश की किरण, जाने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर आप अभिलंब खींचिए तो ये इधर की तरफ झुक जाएगा। फिर यहाँ एक अभिलंब खींचिए, जैसा आई होगा वैसा ही क्या होगा, ये आई होगा अगर तो आर भी तो उतना ही होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो परावर्तित होगा तो अगले तो तल पर टकराएगा। और इसी तरह इसके लिए भी देख लीजिए, इसके लिए भी अभिलंब इस पर जब खींचा जाएगा, ये 90 अंश का जब बनेगा, उसके बाद यहाँ से ये टकराएगा, टकराने के पश्चात फिर इस पर भी एक अभिलंब और यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, आपका अपवर्तित हो जाएगा और ये ऐसे बनेगा। अब ध्यान से देखिए, पहला प्रकाश की किरण ऐसे गया, यहाँ से देखिए तीर वाला निशान कहाँ है, ऊपर की दिशा में। अब तीर को पहले कहाँ बनाए, ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखिए कहाँ गया, ठीक है, ये ऊपर वाला ऐसा देखिए, ये नीचे की तरफ है, इसका मतलब ऐसा कुछ बना। तो इससे क्या हुआ, देखिए हमारे यहाँ पर क्या प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सीधा हो गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी प्रिज्म है तो प्रिज्म की सहायता से हम किसी भी वस्तु को अगर वो उल्टा है तो उसको सीधा कर सकते हैं, और अगर सीधा है तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे इसी में इस चीज को बदल दीजिए, जैसे आपका यहाँ निर्गत हुआ है, इसकी जगह क्या कर दें, आपतित कर दे, इस दिशा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब क्या करेगा, बना देगा। और इसमें खास बात क्या होगी, प्रतिबिंब का जो साइज है और जितना वस्तु का साइज है उतना ही वो बना कर देगा, ऐसा नहीं कि इसमें आवर्धन कुछ कर देगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। प्रिज्म के बाद आपका अगला देखते हैं, आपका अगला है ऑप्टिकल फाइबर। अगला है आपका ऑप्टिकल फाइबर। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर में अभी ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये आपका ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जैसे आप ये टेलीफोन का जो पहले वायर आता था तो उसमें आप देखे होंगे कि कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल होता था। ठीक है, कोएक्सियल केबल, ठीक है, उसमें क्या होता था, बाल की तरह रेशा होता था, तो वो कोएक्सियल केबल होता था। एक्चुअली उसी का मैंने योगदान होता था आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हो गई, डेवलप हो गई और उसकी जगह पर ये आपका ऑप्टिकल फाइबर आ गया। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, उसमें भी सेम होता है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में कई लेयर्स होती है। जैसे देखिए, जैसे कोई पाइप है, पाइप की तरह ही होता है आपका वायर। तो ये मान लीजिए कोई पाइप है, इस हिस्से को क्या कहेंगे आप, कवर, और इसके अंदर एक और लेयर बना दी जाती थी। ठीक है, इसके अंदर एक और लेयर ये बन गई, ये इस तरह से। ठीक है, इसी में जो आपका अपवर्तनांक, जिसको आप अपवर्तन कांस्टेंट बोलते हैं, वो भरा होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पर भर गया तो इसको, इसका नाम दिया जाता है क्लैडिंग, इसको कहते हैं क्लैडिंग। ठीक है, और ये आपका जो इसके बीच में, एकदम बीच में, इसको कहते हैं कोर, और ये क्या, इसको कहते हैं जैकेट।
जैकेट, और इसी के ऊपर एक क्या कर दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। इसको कहेंगे जैकेट कवर, जैकेट कवर। ठीक है, तो ये हमको कोण से ही मतलब होता है, मतलब अगर कोई की प्रकाश की किरण क्या करे, यहाँ से इस कोण से भेजा जाए कि, और देखिए जब कोण से भेजा जाएगा तो क्या होना चाहिए, हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब मिलेगा, जब हमें सघन माध्यम से कोई भी प्रकाश को भेजा जाएगा। सघन माध्यम से ये होता है, इसका मतलब जो मान लीजिए अगर ये 1 है और ये 2 है, तो 1 का जो अपवर्तनांक है वो क्या होना चाहिए, 2 के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा होगा तो भी जो आपका सिग्नल है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है। तो देखिए तब ये जाएगा, इस कोर से टकराने के बाद क्या होगा, वापस से मुड़ जाएगा, जैसा कि हमेशा होता है कि जो आपको उससे पहले भी बताया हमने, प्री में बताया, उससे पहले जो था, फिर ये क्या करेगा, आगे की तरफ मुड़ेगा, फिर ये आगे की तरफ, इस तरह से मुड़ते मुड़ते क्या होगा, हमारा इसको जहां भी जाना है सिग्नल को वहां तक पहुंच जाएगा, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो इसमें कोई लॉस तो होगा नहीं, इससे क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा कि हमारा सिग्नल बिना डिस्टर्बेंस के क्या करेगा, एंड सीधे तक पहुंच जाएगा। तो इसका ये भी इस्तेमाल है पूर्णांतरिक परावर्तन का। यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल फाइबर है आपके समय में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आपका, जो है समतलों पर अपवर्तन। समतलों पर अपवर्तन देखिए इसमें 2 आते हैं, एक तो आता है समांतर तल, दूसरा आपका आता है असमांतर तल। ठीक है, तो समांतर तल और असमांतर तल ये जब हम पढ़ा रहे थे उस समय इसका जिक्र किए थे, लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं बताते, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो पहला देखिए समांतर तल के लिए, जैसे आप कोई प्लास्टिक, ये कांच का जो समांगी हो और पारदर्शी हो, उसका स्लैब ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया एक, और समांतर का भी बना लेते हैं साथ में। ये आपका दूसरे के लिए हो गया। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, प्रकाश की किरण को हम क्या करें, एक दिशा से डालते हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, बाहर का अपवर्तनांक, मान लीजिए हवा है और इधर भी हवा है, यहाँ पर भी वही कर लेते हैं। ये क्या है, एक ग्लास मान लेते हैं, कांच है। ठीक है, ये आपका कांच है, मतलब हवा का जो अपवर्तनांक है वो कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो देखिए जब कांच के अपवर्तनांक से कम है, जब अंदर की तरफ जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, विलंब की ओर प्रकाश जो है वो कहाँ झुकता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। तो देखिए झुका दिया हमने इसको, जाना चाहिए था उसको कहाँ पर, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन हम क्या करें, थोड़ा सा बेंड कर दिए और ये आगे चला गया। ठीक है, अब देखिए फिर तो वही बात आएगी। ठीक, फिर ये आपका विलंब हो गया। अब क्या करें, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर आपकी हट जाती है। ठीक, ये आपका दूर हट गया। इसका मतलब अगर इसको नाम दे दें A, B, C और ये D, तो आपका AB क्या हो जाएगा, आपतित किरण, BC क्या हो जाएगा, BC अपवर्तित किरण। ठीक है, और CD क्या हो जाएगा, CD आपका हो जाएगा निर्गत किरण। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए अगर ये निर्गत किरण को जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, और आपके आपतित किरण को जो है आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो देखिए ये जो है दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ये समांतर चला जाएगा। ठीक है, खींचने में थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, लेकिन अब देखेंगे तो आपका समांतर आता है। तो इसका मतलब जो आपका विचलन होता है, विचलन कोण,
विचलन कोण के लिए ए बी और ए डैश कर लेते हैं। विचलन कोण आपका हो जाएगा ए बी ए डैश और ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए इसमें कोई विचलन तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर प्रकाश आया और इससे अगर टकरा गया होता तब तो विचलन होता कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश तो इससे टकराया ही नहीं और यहाँ पर नहीं कुछ टकराव, क्योंकि देखिए समांतर हो गए। अब जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर होगा तो क्या होगा, उसके बीच में 0 डिग्री का एक कोण बनेगा। अगला देखते हैं असमांतर में, देखिए क्या होगा, असमांतर में प्रकाश की किरण जाएगी, उसके बाद आपका ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी क्या होगा, अभिलंब खींचना पड़ेगा, अभिलंब खींचेंगे ये क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, देखिए ये विरल माध्यम सघन माध्यम जा रहा है तो अभिलंब के पास जाएगा, तो ये अभिलंब के पास चला गया। फिर यहाँ से क्या होगा, आप देखिए विरल माध्यम, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ठीक है, ये आपका दूर हट गया। अब देखिए हम इन दोनों को जरा मिलाते हैं, इसको भी मिलाना है, ये थोड़ा सही नहीं है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर हट गया। ठीक, अब सही है। अब इसको जरा पीछे करिए तो देखिए क्या होता है, ये सीधा बनेगा इस तरह से और ये आपको होता है विचलन कोण। ठीक है, ए बी सी और डी, यहाँ पर ए डैश। ठीक है, तो जैसे इसमें है ए बी क्या है आपका आपतित किरण, बी सी क्या है अपवर्तित किरण और सी डी क्या है आपका निर्गत किरण, लेकिन इसमें जो है विचलन कोण बदल जाएगा। विचलन कोण, विचलन कोण में इसका आपका मान आ जाएगा, कोण क्या होगा, बी ए डैश और सी। ठीक है, बी ए डैश और सी, क्योंकि देखिए आपतित किरण को आगे बढ़ाया तो हमने कुछ आगे गया और निर्गत किरण को जब पीछे की तरफ किया तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर दोनों अगर कट गया, लेकिन इसमें क्या कहीं कटा है, नहीं कटा, ये दोनों आपस में समांतर ही चले आए। इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें कोई कोण नहीं बना, इसका मतलब 0 डिग्री बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद कट गया, इसका मतलब डेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोण बी ए डैश सी। तो कहने का मतलब यही है कि जो आपका असमांतर तल होता है, अगर उसमें अपवर्तन होता है तो विचलन कोण थोड़ा सा मिलता है हमको, थोड़ा ज्यादा नहीं, ज्यादा बहुत अधिक नहीं मिलेगा। आपको डिपेंड करता है कि ये कितना है, मतलब ये चौड़ाई इसकी कितनी है, मतलब यहाँ से है आपका प्रकाश, यहाँ से गया या यहाँ से गया, कहाँ से गया, तो उसके हिसाब से आपको विचलन कोण उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा तो विचलन कोण थोड़ा कम आपको नजर आएगा, इसके पास से जाएगा तो विचलन कोण थोड़ा और भी कम नजर आएगा। ठीक है, देखिए इसका एरिया थोड़ा और कम हो जाएगा, पास में जाते जाते क्या होगा, लगभग समांतर की तरफ चले जाएंगे ना तो और कम होता चला जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है आपका अगले वीडियो में हम आपका शुरू करेंगे प्रिज्म और उससे जो भी रिलेटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।